हेलो हेलो। हाँ। चलो तो जय श्री कृष्णा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। स्टार्ट करें। ओके। कल हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज और फ्लिक्स मतलब ये रिजीम्स हमने दो तरह की डिस्कस की थी। एक होती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है फिक्स एक्सचेंज रेट। और फ्लोटिंग में हमने डिस्कस किया था कि ये मार्केट डिसाइड करता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होता है, और फिक्स जो होता है गवर्नमेंट डिसाइड करती है जब उसके पास बहुत सारा धन होता है, बहुत सारा फॉरेन करेंसी होता है। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनो, अब इंडिया के पास तो नहीं है, तो इंडिया में कौन सा वाला ज्यादा चलता है? फ्लोटिंग ज्यादा चलता है। और जब फ्लोटिंग इतना ज्यादा फ्लोट होके और रिस्की सिचुएशन पैदा कर देता है, कल हमने डिस्कस किया था कि यार 70 का 75 हो गया, तो फिर गवर्नमेंट उसको मैनेज करने के लिए आती है, उसे मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम कहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कौन है? अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आकर उसको मैनेज करने की कोशिश करता है, अपनी ही करेंसी को खरीद लेता है, अपनी ही करेंसी को डिवैल्यू या रिवैल्यू कर देता है। अभी डिवैल्यू रिवैल्यू क्या होता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इतना हमने कल तक डिस्कस किया था। अब मैं आपको थोड़ा सा लिखने को दे रहा हूं, और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप फटाफट से लिख लेंगे, राइट? चलिए, अच्छा, रिकॉर्डिंग वाले बच्चे क्या करें, पॉज कर करके लिखना, ठीक है ना? क्योंकि रिकॉर्डिंग में अपन को बड़े आराम से लिखना होता है, तसल्ली से, अच्छी हैंड राइटिंग में, राइट? चलो, तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है और मैनेज। फ्लोटिंग वाले को लिख लीजिए आप। चलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, चलो, तो अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, आप या तो इसको पॉज करके लिख चुके हैं या आप इसका फोटो ले चुके हैं। हैव ए ग्रेट डे। हेलो जी। मैं अब नेक्स्ट ले रहा हूँ, दैट इज मैनेज फ्लोट सिस्टम। मैनेज फ्लोट सिस्टम, इसको लिख लीजिए आप।
आप लोग फोटो लेकर भी रख सकते हैं। खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो टाणा, लिख लो। लिखना है लिखो, फोटो खींचना है खींचो, 3 ही लाइनें, ज्यादा नहीं है, राइट। और रिकॉर्डिंग वाले पॉज करके लिखने का, ठीक है। सर इको में मैक्रो के कितने चैप्टर्स हो गए? गलत सवाल मत पूछ, गंदी गंदी बातें पूछते थे। अरे मैम पूछ रही थी आपकी लेनी है, आपकी, आराम करो, आपकी क्लास लेनी है उसमें, चाय कॉफी ने, चाय कॉफी वाली क्लास है, तो वो चाहती है कि अपनी क्लास दे, तो कब दे दे, जब आप, नहीं आप ही ले लो, तो मैडम तो फिर कैसे करो? सैटरडे, अच्छा आपने टाइम के पहले, आपने टाइम के बाद, हाँ या 9 से पहले दे दो, वैसे ही 11 बजे के बाद, हाँ, तो फिर क्या है, तो मुझे क्या बोल रही, मुझे आपकी क्लास लेनी है, मुझे आपकी क्लास लेनी है, मुझे लगता था उसको क्या सबको पता है। अरे इंदौर वाले आलसी होते हैं, पता है हमारे उधर 10-11 से मतलब स्टार्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे बड़ी नौटंकी है, 9 साढ़े 9 बजे, भगवान जानता है कैसे जागते हैं, कितनी जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब जाके तो यहाँ तक पहुंचते क्लास। फिर आने के बाद हमें नींद आती है, क्योंकि जल्दी उठ गए, नींद पूरी नहीं हुई। रात के बादशाह होते हैं, अरे रात को जल्दी कौन सोता है आज के जमाने में। हेलो, चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ आप ये लिख चुके हैं, या तो आप लिख चुके हैं या फिर आप फोटो ले लीजिए। और अब हम इसको स्क्रॉल अप कर रहे हैं, फोटो लेके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह, और 2-3 लाइन आपके हिसाब से इसको छोड़ दीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो, राइट। और रिकॉर्डिंग वाले तो पॉज करके लिख चुके हैं। नेक्स्ट कर दूं? फिक्स एक्सचेंज रेट्स, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। फिक्स एक्सचेंज रेट्स मैनेज हो गया तुम्हारा? ओके, चलिए। अब इसको रिकॉर्डिंग वाले क्या करेंगे, पॉज करके लिख लेंगे, और आप लोग चाहें तो फोटो निकाल सकते हैं। जितना इधर लिखा है ना, अगर इतना कर लिया आपने तो फिर मॉड्यूल को देखने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। बहुत ज्यादा टेक्निकल है यार, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है।
किसी बच्चे का क्वेश्चन है, सर बताओ कौन से गेट में हम लोग नहीं जा सकते? कोलगेट। क्या रे, बच्चे है क्या? कौन से गेट में हम नहीं जा सकते? वाह भाई वाह, बड़े हो जाओ बे, गेट में ही घुस रहे हो अभी। वाह। गेट से निकलो, गेट के चक्कर में तो रुके पड़े हो गेट पे ही। कोलगेट चाहिए इसको। खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो पिया। आ। सर सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, पर सर जो लॉ के नोट्स हैं एजेंसी के, वो कहाँ मिलेंगे सर प्रैक्टिस करने के लिए? अरे नोट्स दिए ना, नहीं दिए क्या? अच्छा, एजेंसी के नोट्स मॉड्यूल से ही पढ़ना है, अपने मॉड्यूल से ही डिस्कस किया ना। हाँ, स्टडी मटेरियल से करना है यार नितिन, स्टडी मटेरियल से करना है। स्टडी मटेरियल से ही हमने, क्योंकि जो जो चीज नई आई है ना, उसके लिए हमने नोट्स जारी नहीं किए। जैसे इकोनॉमिक्स नया है, मैक्रो, हमने नोट्स जारी नहीं किए, एक एक चीज लिखवा रहा हूँ। ठीक वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में भी जो नया 3 पोर्शन आया ना, हमें मान के चल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल बेस्ड चलेगा, इसलिए इसके नोट्स अपन ने रेडी नहीं करे। एक बार इंस्टीट्यूट का हिसाब किताब देख लें, उसके बाद रेडी करेंगे, राइट? तो आप स्टडी मटेरियल से कर लें। चलो, मैं ये मान के चलूं कि आप ये लिख चुके हैं। यस, अब ये नीला नीला वाला लिख लो, ये थोड़ा सा बचा है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिक्स रेट एक्सचेंज ब्रिंग्स मोर करेंसी एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। फिक्स एक्सचेंज रेट ब्रिंग्स मोर करेंसी। फिक्स एक्सचेंज रेट रहेगा, कोई ज्यादा गिरेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो भारत में बहुत सारी विदेशी मुद्रा आएंगी और क्रेडिबिलिटी बढ़ी रहेगी। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती इसमें, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। ऑन द अदर हैंड, फ्लोटिंग रेट की बात करें तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो ज्यादा होती है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती है। करेक्ट? तो ये स्टेटमेंट आप देख लेना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको नीलू नीलू नीला कर दिया है। नीलू, टडडंग डंग 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 डडडंग डडडंग, नीलू है नीले का मौसम, तेरे बिना नन्ना नानी है। देख, मेरी शर्ट भी नीली है, ये पट्टा भी नीला है, बेंचेस भी नीली हैं, ये छोरी भी नीली पहन के आई है। और क्या नीला है? नीला आकाश है, नीला आसमान है, नीला पेन है। आज ही ज्वाइन करें तपोवन। चलो, इन फिक्स एक्सचेंज रेट में ज्यादा स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी होती है, लेकिन लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लोटिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन लेस स्टेबिलिटी होती है। जैसे ही आप ये लिख लेंगे ऑनलाइन बच्चों, आप मुझे अंगूठा दे देना, मैं फिर इसको खत्म कर देता हूं, और आप ऑफलाइन वाले इसको पॉज करके लिख सकते हैं। टाड़ा 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 टाड़ा। खुशी खुशी लिख चुके हैं, वेरी गुड। टीसी लिख चुकी हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, कितना लिखना है। चलो बाकी बाद में लिखेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं पहले। टी टू टडडा टी डा टी डडा टी डू टी डी 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 डू टडडा टडडा टडा टडडा। ला 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 ला। अंगूठा दे देंगे तो लिखेंगे कैसे? यार मैं तुझे भगा दूंगा साले। चलो, तो मैं सब मान के चलूं, अपन जो अपना कल का तो जो हमने डिस्कशन किया था रिजीम्स, वो अपन लिख चुके हैं। तो थोड़ा सा एक एक कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करते हैं, नॉमिनल रेट वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट
कहाँ है? चलो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट वर्सेस, साथ साथ लिखते जाना ना, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट को हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये मार्केट ड्रिवन होती है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट मतलब जो जिस एक्सचेंज रेट, जैसे मान लो कि $1 इज इक्वल्स टू कितने रुपए, 85 रुपीज, 85 रुपीज। एक यूएस डॉलर, $1 इज इक्वल्स टू 85 इंडियन रुपी। INR मतलब क्या होता है, इंडियन रुपी। ठीक है, तो ये रेट्स क्या है, मार्केट ड्रिवन है। मार्केट ड्रिवन है, डिमांड और सप्लाई पे चलती हैं, ये हम लोग डिसाइड नहीं करते। ठीक है, ये मार्केट डिसाइड करता है, ना ही गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन होता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब नॉमिनल रेट से हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीज भारत देश में सस्ती है और विदेश में महंगी है, या कौन सी चीज भारत में महंगी है और विदेश में सस्ती है। फिर से सुनो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट है क्या? एक्सचेंज रेट होती है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट मतलब अगर आपको डॉलर खरीदना है, डॉलर को ही कमोडिटी मान लें, तो $1 कितने में खरीदेंगे और $1 कितने में बेचेंगे, इसको क्या बोलते थे अपन, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। लेकिन कोई एक चीज यहां पर कितने की मिलती है और अमेरिका में कितने की मिलती है, ये इस डॉलर के रेट से तय होता है क्या, पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। भाई जैसे मान लो कि $1 का कीमत आपको पता है 85 रुपए, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फैन उधर इधर 1,000 रुपए का आता है, उधर कितने का आता है, क्या मालूम है क्या अपने को? नहीं। यानी कि पहले जो सिस्टम चलता था, सिस्टम क्या चलता था, बार्टर चलता था, कि हमारे कितने सामान के बदले उनका एक सामान हम खरीद सकते हैं। ये रियल एक्सचेंज रेट से पता चलता है। ये किससे पता चलता है, रियल एक्सचेंज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या मान के चलें, साइकिल, एसी ले लेते हैं, एसी, एयर कंडीशनर। एक प्रोडक्ट है जी एयर कंडीशनर, उसका अगर अपन बात करें कि इंडिया में मान लो कितने में मिलता है, 35,000 रुपये पकड़ ले, 30-35 हजार में आ जाता है। और अमेरिका में, यूएसए, अमेरिका भी बोल सकते हैं इसको, अमेरिका में मान लो ये आता है कितने डॉलर का, $1,000 का। कितने का आता है, $1,000 का। एक एसी वहां कितने का आता है, $1,000 का। और अपने यहां कितने का आ रहा है, 35,000 का। अच्छा, तो अगर अपन बात करें कि इंडियन करेंसी में अगर अपन बात करें इसको, $1,000 को INR में अगर बात करें, तो $1,000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए पकड़ ले, 70 रुपए पकड़ ले, ताकि डबल से एक फिगर वो रहेगी। हमें मान के चले कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज, या नहीं लेते 70। ओ कहाँ गया, अरे क्या हुआ ये, कैसे करूं, अरे अच्छा हाँ, मेरा कहाँ गया, मेरा वाला कहाँ गया। हाँ, अपन ये मान लेते हैं कि यहां पर इंडिया में एसी कितने का आ रहा है, 42,500 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 42,500 का आ रहा है। उधर एसी कितने का मिल रहा है, $1,000। अब अपनी रेट कितनी है, 85 रुपए है, तो मल्टीप्लाई बाय 85 करेंगे तो उधर अमेरिका का एसी कितना है, 85,000 रुपए का है। इसका मतलब किधर सस्ता है, इंडिया में सस्ता है। तो इससे क्या समझ में आता है मोटा मोटा, कि इंडिया तुम करो एक्सपोर्ट और अमेरिका तुम क्या करो, इंपोर्ट। भाई भारत से मंगा लो, सस्ते में मिल रहा है, अपने यहां क्यों इतना महंगा करना। ठीक है, अच्छा,
तो अब अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 85,000 में तो इंडिया में 2 एसी आ सकते हैं। 85,000 रुपए में अपन बोलेंगे ना कि यार उधर एक एसी कितने का, 85, अरे इतने में तो यार 2 मिल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो इतने में तो यार 2 मिल जाते हैं, इसका मतलब तुम्हारे एक एसी के बदले हमारे 2 एसी है। दिस इज व्हाट रियल एक्सचेंज रेट। वो सिर्फ एक्सचेंज रेट है, सिर्फ मुद्रा को खरीदने बेचने के लिए, उसी को कमोडिटी मान ले। लेकिन अगर उसको अपन एक फिगर माने, अमाउंट माने, उसके बदले में अपन अपने यहां की कितनी चीजों के बदले उनकी एक चीज खरीद सकते हैं, दिस इज रियल एक्सचेंज रेट, जो शुरू से बार्टर चल रहा होता था। यस। तो यहां पर अगर अपन रियल एक्सचेंज रेट निकाले तो ये क्या आ जाती है, 2 टाइम्स या 2 प्रोडक्ट्स। उनका एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमें अपने 2 प्रोडक्ट देने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? यस। अच्छा, अब इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है? रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स अपॉन डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स। अच्छा, अपन ने क्या है कि कल एक फॉर्मूला लिखा था, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपन फॉरेन प्राइस इंडेक्स। ये मैंने स्टडी मटेरियल से देख के लिख दिया था और स्टडी मटेरियल में गलत दिया हुआ है। देखो कैसे, अभी देखते हैं, अभी थोड़ी देर कुछ चेंज मत करना, इसको देखो समझो। नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितनी है आपकी? 85 रुपए। उधर एसी कितने का मिल रहा है? 1,000 यूएस डॉलर का। फॉरेन प्राइस इंडेक्स इज 1,000 यूएस डॉलर। अपने यहां कितने का मिल रहा है? 42,500 का। राइट? तो इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो क्या आता है? क्या आता है? अरे यार, ये अंदर काहे नहीं जा रहा है? देखा? हाँ। तो 85,000 डिवाइड बाय 4,500 इज इक्वल्स टू 2। तो ये क्या कह रहा है भाई साहब कि हमारे 2 प्रोडक्ट के बदले हम विदेश का क्या है, एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, हमारे 2 प्रोडक्ट के बदले एक। तो ये तो सही समझ में आ रहा है। लेकिन आप देखो, अगर डोमेस्टिक प्राइस को ऊपर रख देंगे और नॉमिनल एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट से प्राइस इंडेक्स डिवाइड हो रहा है उल्टा। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो फॉर्मूला है, ये यहां पर आप लिख दें चेंज इन, जहां पे आपने लिखा है ना, ये लिखा हुआ होगा कहीं आपने, तो उसको थोड़ा सा क्रॉस कर देना और ये ऊपर नीचे कर देना और लिख देना चेंज इन स्टडी मटेरियल ऑल्सो। इसको स्टडी मटेरियल में भी ठीक कर लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां जब उसको पढ़ोगे। लस्सी मांग रहे हैं, देते ना लस्सी। अरे भाई, इसको ऊपर ऊपर नीचे करना है। पहले डोमेस्टिक ऊपर था, फॉरेन नीचे था, अब फॉरेन को ऊपर ले लो थोड़ी देर और डोमेस्टिक को नीचे कर दो, और इसको इसको बोल दो यही पोजीशन सही है। फॉरेन ऊपर रहेगा, डोमेस्टिक नीचे रहेगा, यही पोजीशन सही है। लिख चुके? अरे फॉर्मूला ठीक कर चुके क्या? ये एग्जांपल लिख चुके क्या? ये एग्जांपल लिख चुके क्या? अरे भाई, अच्छा जरा इसको देखना। अब आप, ये अपन ने यहां पर लिखा था रियल एक्सचेंज रेट में क्या लिखे थे हम, देखना। इन इंटर, देखो देखो ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान दो। इट इनकॉर्पोरेट चेंज इन प्राइसेस एंड डिस्क्राइब्स हाउ मेनी, देखो यहां लिखा है हाउ मेनी ऑफ गुड्स, हाउ मेनी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन कंट्री
कैन बी ट्रेडेड फॉर वन ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विस इन अ फॉरेन कंट्री। कितनी हमारे यहाँ की गुड्स एंड सर्विसेज हम दें कि हम फॉरेन की गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड कर पाए। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट रियल एक्सचेंज रेट। ये क्या होता है जी आपका रियल एक्सचेंज रेट। तो अब रियल एक्सचेंज रेट को क्या अपन इसको रेशियो में भी बोल सकते हैं, 2:1 हो गया, है ना? तो ये अगर क्लियर है तो आगे बढ़ाए। इसी में आगे एक कॉन्सेप्ट होता है नीर, नेट। नीर का नेट ही है ना, क्या है, रुको मेरे को देखना। नॉमिनल, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, NEER, नीर। नीर क्या है जी? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। साथ साथ लिख लेंगे, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होती है? वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। कहां गया नीर? नीर कहां हो तुम? कुटिया है नीर। वेटेड एवरेज ऑफ वेरियस फॉरेन करेंसीज। या नॉमिनल एक्सचेंज रेट, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज आपको आप बचपन से सीखे हो वेटेड एवरेज कैसे निकालना है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया और यूएस का एक्सचेंज रेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 85 रुपए। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया और येन, येन मतलब अपना येन किधर का? जापान का। इंडिया और जापान का एक्सचेंज रेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 1 = 1 रुपए में 1.5 येन। या ठीक तो बोल रहा हूं? 1 रुपए में 1.5 के आसपास येन अपनी उनसे स्ट्रांग है ना करेंसी, अपनी स्ट्रांग है। तो ये, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भारत का एक्सचेंज रेट बताओ, फिर से सुनो, फिर से सुनो। अगर हम अपनी यूएस डॉलर की करेंसी की बात करें कि अगर आपका यूएस के साथ एक्सचेंज रेट क्या है, यूएस डॉलर के साथ क्या है, तो अपन बता सकते हैं कि भैया 1 डॉलर 85 रुपए का है। और येन के साथ क्या है, तो अपन बोलते हैं 1 येन जो है वो 0.054 पैसे का है, अगर अपन उल्टा करते हैं। ठीक है, तो इतने का है। अच्छा, तो साहब अच्छा ये बताओ कि भारत का एक्सचेंज रेट क्या है? तो भारत का एक्सचेंज रेट क्या होगा? इनका वेटेड एवरेज हो जाएगा, इन सभी का वेटेड एवरेज। लेकिन उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा कि किस पे कितना परसेंट अपन माल बेचते हैं। अगर मान लो कि हमारी पूरी ट्रेडिंग, थोड़ा उदाहरण के लिए अपन आसान करने के लिए कोई 2 कंट्री पकड़ लेते हैं कि भैया हम 60% यूएस से माल खरीदते हैं और 40% हम यूके से माल खरीदते हैं। तो यूएस का करेंसी रेट इंटू 40% इंटू 60% और यूके का करेंसी रेट इंटू 40%, दोनों को जोड़ेंगे तो वेटेड एवरेज आएगा नहीं आएगा? अरे यार, कठिन कर दिया क्या? करके देखते हैं। देखो देखो, अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यूएस का करेंसी रेट है कितना? 85 रुपए। यूके का देखना कितना है, गूगल पे देखना। यूएस डॉलर 1 = INR कितना? 85। यूके डॉलर पॉन्ड 1 = 104। INR 104, 104 रुपए का, 104 रुपए का एक यूके पॉन्ड है। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि अपन जो है 60% ट्रेड करते हैं यूएस से और 40% करते हैं इनसे।
तो अगर अपन बात करें कि अपना वेटेड एवरेज रेट क्या होगा, वेटेड एवरेज रेट, तो अपन क्या करेंगे, 85 इंटू 60% प्लस 104 इंटू 40%, तो ये हो गया 8 6 48 51, 51 रुपीज प्लस 104, कितना 41 पॉइंट, अच्छा 41.60, तो यहां कितना हो गया 92.60। चलो ये अपनी हो जाएगी वेटेड एवरेज रेट। इसी को क्या बोलते हैं अपन, नीर बोलते हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। समझ में आता है, टुच्ची सी बात है, आसान है। अब नीर निकालने के बाद एक आखिरी कॉन्सेप्ट है, इंस्टीट्यूट ने बोला कि इसको भी सुन लो, रीर होता है, रीर, REER, रीर, है ना। अरे ये इंस्टीट्यूट तो साला एक एक लाइन लिख के पीछे छुड़ा लेती है, लेकिन उसको समझने के लिए क्या बोलूं अब, इंस्टीट्यूट, हाँ बहुत मोहब्बत करती है इंस्टीट्यूट आपसे, इतना प्यार कोई किसी से नहीं कर सकता जितना इंस्टीट्यूट आपसे करती है। अरे आपको नहीं चाहिए लेकिन वो तो करती है ना। माँ बाबूजी भी आपसे इतना लाड प्यार करते, धूप में खेलने नहीं जाना है, खेलने नहीं जाना है, क्यों, ताकि बीमार ना पड़ जाओ, लेकिन आपको तो जाना है। तो इंस्टीट्यूट भी ठीक वैसा ही प्यार करती है आपके साथ कि साले आ तेरे को बताता है। नेक्स्ट इज रियल, REER, रियल क्या हो गया जी, रियल क्या हो गया, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये क्या हुआ, आ गया। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला लिख लो डायरेक्ट, नीर इज डिवाइडेड बाय, पहले नीर निकाला ना अपन ने, नीर, नीर क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज डिवाइडेड बाय प्राइस डिफ्लेशन या फिर इंडेक्स ऑफ कॉस्ट, नी डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसका इसका कोई सम नहीं पूछा जाएगा, इसका कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकाल देते हैं जी। और इसमें ये अगर मान लो कि रियर बढ़ता है, अगर रियर, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज होता है, अगर रियर क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगा, ट्रेड, ट्रेड लिख दिया मैंने, अब आर कहाँ डालूं, अरे यार, अरे ट्रेड, कॉम्पिटिटिवनेस, लॉस होगा, और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। चलो ये खत्म होता है जी आपका रियर, रियर, अगर रीढ़ बढ़ता है तो इंपोर्ट सस्ता होता है, अगर रीढ़ घटता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सस्ता होता है। देखो, रीढ़, रीढ़ बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट घटेगा नहीं, हाँ, एंड इंपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है क्या भाई, सस्ता महंगा ऐसे ही हो गया है ना। रीढ़ गिरेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट भी गिरेगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या रीढ़ का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इंपोर्ट के साथ और इनवर्स रिलेशनशिप होता है एक्सपोर्ट के साथ,
यस। अरे हाँ या हाँ। अरे वाह, देख लो। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम, तू भी क्या चीज है, हर दिल अजीज है, दिल चाहे देखे तुझे हम हर दम। तुम लिख रहे हो कुछ? ओके, हो गया, अरे वाह। चलो, अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यहीं पर समझ लो यार। देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है जी? चलो, एक पहले लिखने को दे दूं क्या आपको? चलो, यहां तक लिख लो, मैं आपका वेट कर रहा हूं। और रिकॉर्डिंग वाले पॉज करके लिखना। हेलो, हेलो। चलो, मैं मान के चलूं आप थोड़ा लिख चुके हैं, तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं यहां तक। पॉज करके लिखो भाई, रिकॉर्डिंग वाले। पहले तो ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए, अब कुल्फी जमगी, कुल्फी जमगी। बारी छोरी, ठीक है। बंद ही कर दिया। हैं, कंबल चादर साड़ी कुछ लेके आए हो? कंबल चादर क्या है बोलिए? देखना होगा। समझ सकते हैं, कार्यक्रम नहीं। अच्छा, खाने खाने का तो
चलो, मैं इसको थोड़ा और स्क्रॉल अप कर दे रहा हूँ यहाँ तक। और करूँ? अच्छा, इतना। चलो, इसको लिख लीजिए। सॉरी, कितना टाइम बैठ गए? मैंने लिखा? अरे मत पूछो यार, कल मेरे को 2.5 घंटे लगे। फिर क्या होता है, सिर्फ लिखना नहीं होता है, सेलेक्ट भी करना होता है, क्योंकि बहुत सारी बकवास भी है, एक बार को घुमा घुमा के फंसा देती है, छोड़ोगे। हाँ, संजू है वो, कभी तो तुरंत बात करते हैं। उसकी राइट में भी करना, कहीं देखा दिखता रहा, उसके बाद भी नहीं देखा है जबकि। हाँ ना, आगे आगे किसी देखा हुआ है। हाँ, इसमें जो होता है नहीं 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 किसी को देखने क्या उसने रुका ही नहीं वो, उसने लेयर पे दिखा क्लियरली। बट एक बात एक शब्द सीधा नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया, डन हो गया है तो, डन हो गया है, डन हो गया है तो ये लास्ट है आर्बिट्रेज, इसको लिख लो। दिस इज लास्ट वन। ये लिख चुके क्या? नहीं, लिख लो। इसके बाद अभी और बाकी है पिक्चर। हाँ, नहीं सही कह रहे हो, मेरे को आ जाए ना ये, तो भगवान कसम मैं दे भी दूं। नहीं तो वैसे करूंगा। याद है पिछली बार मैंने आपको हादसे वाला दिया था? नहीं मालूम, पर ये भी तो होते हैं ना। नहीं, हाँ, इसमें ठीक है, ये तो रिकॉर्डिंग पे भी देखा जा सकता है। देखो, तंग कर रहा है क्या? अब लड़के लोग हैं, ऐसे ही छेड़ते हैं। हम्म। चप्पल वप्पल में ना, कील कील, वो मोची क्या बोलते हैं उसको, चमार, सांबार, सांबर। हाँ, तो सांबर से कील लगवा, आधी कील लगवाना, आधी अंदर आधी बाहर। कोई लड़का होशियारी दिखाए ना, तो उसके गाल पे ऐसे प्यार से चप्पल फेर दो, तो उसको स्क्रैच आएगा और आप जीत जाओगे। तो इसे क्या बोलेंगे? स्क्रैच एंड विन। स्क्रैच एंड विन। चलो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ लिख रहे हैं। सॉरी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लिख चुके हैं। क्यों ना मानो? कब मानो? अरे यार, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे डिंग 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 डिंग। तू भी क्या चीज है, हर दिल अजीज है, दिल चाहे देखे तुझे हम, सरगम। हो चुका बहनों? ओ बहनों, हो चुका। चलो, चलो ठीक है। अभी सामने आर्बिट्रेज पड़ा है, तो इसको खत्म कर देते हैं पहले, क्या होता है ये। इसके बाद अपन उस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे जाते हैं। देखो, सुनो, सुनो रे,
सचिन झा, बहुत बढ़िया। देखो, आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर ऑल द मार्केट टेंड टू, ये कह रहा है कि ये आर्बिट्रेज एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहां पर सभी बाजार में एक्सचेंज रेट जो होता है वो कॉमन होता है। जैसे आर्बिट्रेज का प्रोसेस क्या होता है? जैसे, अच्छा, अगली लाइन क्या दी है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ making risk less profit by intelligently exploiting price differences of an asset at different dealing places। अलग अलग डीलिंग प्लेसेस पे अलग अलग प्राइस है, राइट? तो आप क्या करो, जहां पर सस्ता मिल रहा है वहां से खरीदो, जहां पर महंगा मिल रहा है वहां पर बेचो, और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों बाजार में सेम रेट हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज प्रोसेस। जैसे जैसे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, बीएससी है, बीएसई है, और एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? किसी कमोडिटी की प्राइस, किसी शेयर या कमोडिटी, अभी शेयर के लेके देखते हैं, सेम फॉरेन एक्सचेंज का लेंगे, सुनो। किसी कमोडिटी की प्राइस यहां पर है 90 रुपए, यहां पर है 100 रुपए, उसी कमोडिटी की। एक दुकान पे चीनी मिलती है 90 रुपए में, एक दुकान में मिलती है 100 रुपए में, तो कहां से खरीदेंगे? 90 रुपए वाली से। और है तो चीनी कमोडिटी तो सेम है, और किधर जाके बेच देंगे? 100 रुपए वाले में, यानी कि हमको 10 रुपए का मजा आ जाएगा। यस, तो अपन क्या करेंगे? इस शेयर को बीएससी, अपन क्या है कि दोनों जगह स्टॉक एक्सचेंज पे अपन धंधा करने निकलेंगे, तो अपन क्या करेंगे? बीएससी से खरीदेंगे 90 रुपए में और एनएससी पे बेच देंगे 100 रुपए में। यानी कि ना सिर्फ हम करेंगे, बहुत सारे लोग ये करेंगे। क्या करेंगे? यहां बाय करेंगे और यहां पर सेल करेंगे। यस, अच्छा, यहां पर जब भीड़ लग जाएगी बाय करने वालों की, तो जिन जिन के पास 90 रुपए में जो लोग बेच रहे थे वो क्या बोलेंगे? और इतने लोग आगे, रुक जा रुक जा, 90 में नहीं बेचते, 92 में बेचते हैं। यानी कि इसकी प्राइस 92 हो जाएगी, और यहां से खरीद कर जो भीड़ वहां पहुंचेगी बेचने, तो जब 100 रुपए में बिक रहा था तो बोला, अबे 100, 98 में तो मुझसे ले ले। यानी कि सेलर बढ़ जाएंगे। डिमांड सप्लाई का नियम चल रहा है। अरे यार, कहां गया? डिमांड सप्लाई का नियम चल रहा है। तो डिमांड सप्लाई के नियम में क्या होता है? सेल कर रहे हैं 98 रुपीज में, सेल कितने में कर रहे हैं ना? वो कस्टम ग्राहम है, कस्टम ग्राहम है, एक रेसलर है, ऐसे मत हंसो, समझे ना? बड़े होशियार। चलो चलो, तो 98 में, अच्छा, अब बाय कर रहे हैं क्या? अब और ज्यादा बायर, और भीड़ इकट्ठी हो गई, तो इन्होंने रेट कितना कर दिया है? 95 रुपीज। और बहुत, भाई आपको समझ में आ रहा है कि जैसे 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 बायर की भीड़ लगती जाएगी, तो बायर यहां पर माल महंगा होता चला जाएगा। तो कितना हो गया? 95 हो गया, और ये 98 रुपीज। ये, अच्छा, सेलर की यहां पर भीड़ लगेगी तो 98 से गिर के 96 आ गया। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों 95.5 पर लाकर छोड़ देंगे। यानी कि जहां पर भी दो अलग अलग मार्केट में एक कमोडिटी का रेट अलग अलग होता है, तो इंटेलिजेंट शॉपिंग की जाती है। यहां से खरीदा और वहां बेचा। अब इसको पढ़ो आप वापस, बात समझ में आ रही है? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज बोल देते हैं, और जो ये करता है उसे आर्बिट्रेजर बोल देता है। तो दो मार्केट में सेम कमोडिटी का कभी भी रेट में डिफरेंस नहीं होता। जैसे ही डिफरेंस होगा, ये हरामखोर तुरंत उधर से खरीद के इधर बेचने आ जाएंगे। प्रति सेकंड खेल होता है यहां पर। तो यहां देखो आप, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग रिस्क लेस प्रॉफिट्स। यहां पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। इधर से सेम कमोडिटी को एक बाजार से खरीद के दूसरे बाजार, रिस्क लेस प्रॉफिट्स बाय इंटेलिजेंटली एक्सप्लॉइटिंग प्राइस डिफरेंसेस। इंटेलिजेंटली एक्सप्लॉइटिंग प्राइस डिफरेंसेस, समझ में आ रहा है? ऑफ एन एसेट एट डिफरेंट डीलिंग प्लेसेस। यानी कि अगर फॉरेन करेंसी का एक बाजार में रेट अलग है, दूसरे बाजार में रेट अलग है, तो जहां सस्ता है वहां से खरीद के, जहां महंगा है वहां बेचना, इतनी ज्यादा डीलिंग होने लग जाएगी कि दोनों बाजार में सेम भाव लाके छोड़ जाएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस, ओके। चलो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब
यार ऐसा मार्केट जहां पे फॉरेन करेंसीज में डील हो रहा है, ठीक है। और भारत में उस मार्केट को कौन मैनेज करके चलता है? हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, हमारे कमर्शियल बैंक हैं या ब्रोकरेज हाउसेस हैं, ये मेन पार्टिसिपेंट होते हैं। भाई अपने कमर्शियल बैंक जो हैं वो क्या करते हैं? एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस को, हेजर्स को, मतलब प्राइवेट, आपको विदेश जाना है तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, आप कहां से लेंगे? कमर्शियल बैंक से लेंगे। तो सारी खरीद बेच वो देख रहा है। एक्सपोर्टर, जो बंदा एक्सपोर्ट करके आता है, तो एक्सपोर्ट करके आता है तो उसके पास फॉरेन करेंसी आई बहुत सारी, तो वो फॉरेन करेंसी में अपने यहाँ तो चलती नहीं है वो, तो क्या करेंगे? इंडियन करेंसी में चेंज कराना है, किसके पास जाएगा? कमर्शियल बैंक के पास जाएगा। तो कमर्शियल बैंक और ब्रोकरेज हाउसेस, यही हमारे मेन प्लेयर्स होते हैं, यही मेन पार्टिसिपेंट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, और इन्हीं को मार्केट मेकर्स बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? मार्केट मेकर्स बोला जाता है। फॉरेन करेंसी मार्केट में दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है स्पॉट ट्रांजैक्शन, एक आध दो दिन के अंदर डील हो जाती है, इसको स्पॉट ट्रांजैक्शन, यानी कि आज मैंने आपसे 200 यूएस डॉलर का कोई सामान खरीदा तो आज पे कर रहा हूं $200। अब आज पे कर रहा हूं तो आज की करेंसी रेट कितनी होगी? 70 रुपए, 80 रुपए, 85 रुपए, तो 85 रुपए दूंगा। 10 यूएस डॉलर के कितने? 850 रुपए के हिसाब से $10 खरीद के मैं पेमेंट कर दूंगा। दिस इज व्हाट? स्पॉट। तो इसे क्या बोलते हैं? करंट ट्रांजैक्शन स्पॉट मार्केट पे होते हैं, जिसमें इमीडिएट डिलीवरी होती है, और इमीडिएट डिलीवरी का मतलब मैक्स विद इन 2 डेज। स्पॉट ट्रांजैक्शन मतलब करंट ट्रांजैक्शन। और दूसरा होता है फ्यूचर ट्रांजैक्शन, इसको फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट बोलते हैं। जैसे याद है अपन ने हेज समझा था, हेज, कि 3 महीने बाद हम ये रेट पे तुमसे खरीद लेंगे, ये रेट पे बेच देंगे, तो अपनी रिस्क को फिक्स कर दिया था। वो क्या था? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था। भविष्य की किसी तिथि पर अगर हम फॉरेन करेंसी की डीलिंग को लेकर बात करते हैं तो इसे क्या बोल देते हैं? फॉरेन या फॉरवर्ड मार्केट। एग्री टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी फॉर फ्यूचर डिलीवरी, भविष्य में लेने की बात है। यस। एक्सचेंज रेट्स प्रिवेलिंग फॉर स्पॉट ट्रेडिंग। देखो, एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग फॉर स्पॉट ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग पर अगर हमें जो एक्सचेंज रेट हमें मिलती है उसे अपन क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस। उसको क्या बोलते हैं अपन? स्पॉट प्राइस। मतलब ऑन द स्पॉट क्या प्राइस है? ऑन द स्पॉट का मतलब करंट ट्रांजैक्शन, करंट प्राइस क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्पॉट एक्सचेंज रेट या स्पॉट प्राइस। एक्सचेंज रेट कोटेड इन फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फॉर फ्यूचर डेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्राइस। तो दो तरह की प्राइस होती है आपकी, एक होती है स्पॉट प्राइस और दूसरी क्या होती है आपकी? फॉरवर्ड प्राइस। स्पॉट को स्पॉट एक्सचेंज रेट बोलेंगे, यानी कि ऑन द स्पॉट, और फ्यूचर में जो रेट मिलेगी उसे क्या बोलेंगे अपन? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। और जो अपना हेजिंग होता है वो हेजिंग किस पर होता है? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट पर होता है। हेजिंग अपन याद है, कुछ अपन ने बात किया था, समझ है कुछ? रिस्क को फिक्स कर देना। अच्छा, अब बात करें फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट अगर ज्यादा है स्पॉट से तो इसको क्या बोलेंगे? कि फॉरवर्ड प्रीमियम। यानी कि फॉरवर्ड एक्सचेंज मतलब भाव बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। फॉरवर्ड रेट क्या है? प्रीमियम पर है। अगर फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से कम है तो इसे क्या कहेंगे? फॉरवर्ड रेट डिस्काउंट पर है, तो इसे फॉरवर्ड डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये इक्वेशंस एज इट इज आप थोड़ा सा समझ के चलना। अगर फॉरवर्ड रेट ज्यादा है स्पॉट से तो प्रीमियम है, अगर कम है तो डिस्काउंट है। जैसे शेयर्स होते हैं, फेस वैल्यू से ज्यादा पर होते तो प्रीमियम, और फेस से कम पर होते तो डिस्काउंट। ठीक ऐसे ही स्पॉट रेट से ज्यादा पर अगर ये है तो प्रीमियम, और स्पॉट से कम पर है तो डिस्काउंट। तो ये आपका होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये अगर आप समझ गए तो इसका मतलब अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से बना सकते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। है तो किसी में कुछ नहीं, पर ये उल्लू को बैठे ना कर देते हैं कुछ। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट लिखो, क्या हुआ? डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अरे रे रे, डिटर्मिनेशन
of nominal exchange rate. चलो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे करते हैं? अरे यार, वो झूले वाले बनाने हैं क्या? झूला बना के देखना है। मेरी झूले बनाने में थोड़ी वो हाथ वो है, मतलब मजबूत कम है, बट फिर भी ठीक है। अच्छा, पहले लिखो कि अ, अच्छा एक बात बताओ, अपने देश में, भारत देश में, ये जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो है ये तय कैसे होता है? कौन सा वाला फॉरेन एक्सचेंज होता है? फिक्स वाला होता है कि फ्लक्चुएटिंग होता है? फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग किस पर बेस्ड होता है? मार्केट पर होता है। मार्केट में अपन क्या बात करते हैं? डिमांड और सप्लाई। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होगा? तो डिसाइडिंग फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो डिसाइडिंग फैक्टर्स, डिसाइडिंग डिसाइडिंग फैक्टर्स में आपका फर्स्ट अपन बात कर देते हैं किसका? डिमांड फॉर यूएस डॉलर, डिमांड और सप्लाई। और सेकंड सप्लाई। मैं यूएस डॉलर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि यूएस डॉलर पर हम लोग ज्यादा चलते हैं। चलो, अब इसके अंदर रखो ए। तो मैं बोल दूं, आप लिख लोगे या मैं भी लिखूं? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बी इंपोर्ट, मैं ऐसा मान के चलो हम साथ साथ लिख रहे हैं, सर्विसेज, सी इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सी इन्वेस्टमेंट अब्रोड, डी एक्वायर रियल एसेट्स, रियल एसेट्स अब्रोड, ई परचेज फॉरेन शेयर्स और बॉन्ड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यहां पर इंपोर्ट की जगह क्या आ जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एफडीआई, एफपीआई, MNC having real assets, MNCs having real assets, E unilateral receipts, यहां पर फिर यूनिलेटरल पेमेंट्स भी लिख दो। यूनिलेटरल पेमेंट्स देखो, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। अपन बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो नॉमिनल एक्सचेंजेस कैसे डिटरमाइन होती है? तो यार ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के आधार पे तय होती है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर। हम इसमें क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं। हमारी सरकार क्या करती है? कुछ नहीं करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कुछ नहीं करते, अपने आप ही चल रहा होता है इसका मामला। चलो,
तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर फोटो कैसे बनाएंगे यार। अभी तो तीन तीन फोटो बना के लाया हूँ मैं, तीन तीन। अभी तो इसमें जो इसमें नहीं लिख पाया, इसमें लिख के लाया मैं। चैप्टर ही खत्म नहीं हो रहा है। अरे पर आज तो दूसरा ही दिन है ना इस चैप्टर का। हाँ तो चलता है यार, 3 दिन तो चलता है यूनिट, है ना। चलो ध्यान से सुनो। डिसाइडिंग फैक्टर्स में बता रखा है जी आपको, डिमांड फॉर यूएस डॉलर। यूएस डॉलर की डिमांड, डिमांड जैसे जैसे होगी। अच्छा, डिमांड का मतलब क्या हो गया कि इनफ्लो या आउटफ्लो। डिमांड का मतलब क्या है? आउटफ्लो फॉरेन करेंसी होगा। हम डिमांड करेंगे, फॉरेन करेंसी खरीद कर बेचने वाले हैं, भेजने वाले हैं। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जब भी हम जितना ज्यादा माल का इंपोर्ट करेंगे, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ऐसे सुनो जैसे कि ये जिंदगी का आखिरी टॉपिक हो, सॉरी ये आज का आखिरी टॉपिक हो, ठीक है, सॉरी। चलो सुनो, अगर हम इंपोर्ट करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, माल को भारत के बाहर से भारत में मंगवाते हैं, भारत के बाहर से अगर हम भारत में मंगवाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉरेन करेंसी पे करना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी पे करने के लिए हम डिमांड करेंगे, तो हमारी डिमांड यानी कि फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइस पे असर पड़ेगा। डिमांड बढ़ती है तो प्राइस, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस गिरती है। गजब कर रहे हो यार, किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगी कि गिरेगी? कैसे करते हो बे? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज अगर आप भारत के बाहर से सर्विसेज भारत में ले रहे हो, मान लो आपको कहाँ की सर्विसेज पसंद है? चाइना की, जापान की, रशिया की, मान लो आपको जापानीज सर्विस पसंद, मतलब कोई भी अगर आप सर्विसेज अगर बाहर से भारत, भारत के बाहर से भारत में ले रहे हो और उसके लिए अगर आपको पे करना है तो डिमांड बढ़ रही है ना। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट अब्रोड। अगर आप देश के बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, पैसा चाहिए। अगर आप देश के बाहर संपत्ति, देश के बाहर घर, देश के बाहर जमीन खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? बच्चा रहता है उधर, उसको घर लेके देना है, किराया बहुत महंगा है, खरीद लेते हैं, पैसा पैसा चाहिए। परचेज ऑफ फॉरेन शेयर्स और बॉन्ड्स। अगर भारत देश के बाहर अगर अपन क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट शेयर्स में, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में, किसी में भी कर रहे हैं तो। और यूनिलेटरल पेमेंट, यूनिलेटरल का मतलब क्या है कि देश के बाहर आपका बच्चा पढ़ता है या देश के बाहर आपके दादाजी इलाज कराने गए, तो इलाज कराने गए तो वहीं पे रुक गए क्योंकि एक एक बीमारी थी, उन्होंने 16 और बता दी, तो एक दिन के लिए गए थे, 16 दिन और रुकेंगे, 16 दिन और रुकेंगे तो यहां से पैसे भेजने पड़ेंगे उनको। यूनिलेटरल पेमेंट मतलब अगर आपका बच्चा शिक्षा अर्जित करने के लिए देश के बाहर गया है तो पैसे देने पड़ेंगे। सिंगल साइडेड पेमेंट है। यस, तो ये सब क्या करते हैं? डिमांड फॉर यूएस डॉलर बढ़ाते हैं। तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस में इंक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में क्या होने वाला है? सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर। सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर का मतलब है कि सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर मतलब हमने माल एक्सपोर्ट किया तो हमारे पास भारत में यूएस डॉलर आया, हमने और एक्सपोर्ट किया और यूएसडी आया, एक्सपोर्ट करते जा रहे, यूएस डॉलर आता जा रहा है, यानी कि यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है एक्सपोर्ट करने से। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर हम भारत में बैठकर भारत के बाहर सर्विसेज दे रहे हैं तो भी यूएस डॉलर आ रहा है। हमारे बंदे भारत के बाहर गए हैं और वहां जाके नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करके हम इधर अपने घर वालों को पैसे भेज रहे हैं, तो क्या हो रहा है? सप्लाई बढ़ रही है ना। अरे सप्लाई का कर्व राइट साइड खिसकता, मालूम है ना। अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो राइट साइड खिसकता है और डिमांड भी इंक्रीज होती है तो राइट साइड खिसकता है, लेकिन वो प्राइस में वो ढुच्चा मार देता है ऊपर नीचे वाला। वो फोटो बनाएंगे अपन उसको, लेकिन सीन समझ में आ रहा है आपको कि प्राइस डिटर्मिनेशन फैक्टर्स है। अच्छा, एफडीआई एफपीआई से क्या होता है? एफडीआई, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इतना सारा पैसा लेके आ रहे देश में, बहुत सारा पैसा आने वाला है। एफपीआई, बहुत सारा पैसा आने वाला है। एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, अपन ने बात किया था कि मल्टीनेशनल कंपनीज न सिर्फ इधर आके धंधा करती हैं बल्कि प्रॉपर्टियां भी खरीदती हैं, पैसा आने वाला है। और यूनिलेटरल रिसिप्ट्स, यूनिलेटरल पेमेंट क्या था? हमने यहां से बाहर भेजा तो, अच्छा हमने बात किया ना कि यहां से बाहर लोग नौकरी करने गए या आपका बच्चा यहां से पढ़ने बाहर गया तो आप भेज रहे थे, अब वो कमाने लगा तो वो भेजने लगा। यस, बराबर है क्या? तो ये डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं जो तय करते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है कितना होगा। तो अब ये फोटो बनाना बड़ा मुश्किल लगता है, तो आप कहो तो बना दो
या फिर आपको आता है? आता है आपको? तो क्लास में जो बच्चे बैठे हैं भाई उन्हें तो आता है, तो मैं ऐसा मान के चलूं क्या आपको भी आता है? क्लास वाले कह रहे हैं ये इकोनॉमिक्स में हो चुका है, तो क्या ऑनलाइन बच्चे भी मांगते हैं? आपका कोई जवाब नहीं आया है, इसका मतलब मैं मान के चलूं कि ये आप इनको भी आता होगा? ओके, चलो ठीक है। चलो फिर भी मैं एक ट्राई करता हूं। ये जैसे नहीं आता, हाँ तो बता रहा हूं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये देखो एक लाइन यहां से ऐसी आती है, ये तो अभी लाइन खींच रहा हूं, सीधी खींच रहा हूं, अगर शाम को खींचता ना थक जाता हूं। अरे थकान भी होती है, थकान नहीं होती क्या सुबह से शाम तक? जैसे आप नहीं थक जाते हो शाम तक? तो लाइन, ये देखो ये एकदम सीधी लाइन जा रही है, ये देखो सीधी है बिना स्केल की मदद से। अच्छा इसको बोलते हैं ओ, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई, ये ओ वाई एक्सिस है। आता है ये, पता है तुम्हें? अच्छा ये साइड क्या लिखते हैं अपन? प्राइस, प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे? रेट ऑफ एक्सचेंज। अरे ये साइड में प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोजी, यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोजी लिखते थे, अब यहाँ क्या लिखेंगे? रेट ऑफ एक्सचेंज। तो प्राइस या रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ फॉरेक्स, और यहां पे क्या लिखेंगे? डिमांड एंड सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई। अब मान लो, क्या मानना था? अच्छा, डिमांड का जो कर्व होता है वो स्लोप होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, तो ये गया आपका डिमांड, ठीक है। और सप्लाई का जो कर्व होता है वो नीचे ऐसे जाता है, तो सप्लाई का कर्व ऐसे जा रहा है, इसको अपन डी कर दें और इसको एसएस कर दें, तो जो ये इंटरसेक्चुअल पॉइंट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ क्या बोलते हैं? वही इक्विल, ये देखो, अच्छा इसको यहां से यहां मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्सचेंज रेट इक्विलिब, और यहां से इसको यहां मिला देंगे तो ये क्या हो जाए? अच्छा इसको अपन ई भी बोल सकते हैं, समझ गए? इक्यू। तो ये आपका क्वांटिटी हो गया, ये आपका एक्सचेंज रेट हो गया, यानी कि प्राइस हो गया। तो ये जो अपना मान लो कि ये क्या क्या बोलते हैं इसको, बस यही हो गया आपका ई, इसकी स्पेलिंग है इक्विलिब्रियम। हाँ क्या था? यही था, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जहां पर डिमांड का स्लोप, अच्छा ये डिमांड का स्लोप हमेशा डाउनवर्ड्स होता है और सप्लाई का स्लोप हमेशा अपवर्ड होता है। एक वो एल्बर्ट मार्शल भाई साहब थे, उन्हीं ने बता रखा है ये, क्या नाम था उनका? एल्फ्रेड मार्शल, क्या नाम था? मार्शल था, मशाल लेके चलते थे रात को, है ना? तो जहां जहां सप्लाई तेल की होती थी तो मशाल ऊंची हो जाती थी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि यार तेल डालते ही आंख बढ़ रही है, इसका मतलब जैसे ही सप्लाई बढ़ रहा है तो मशाल ऊपर जा रही है, तो इन्होंने सप्लाई लगा दिया उसमें। चलो, तो दिस इज फोटो वायर। तो ये ओ, ओपी, ओपी क्या हो गया आपका? इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। और ओ क्यू क्या हो गया आपका? इक्विलिब्रियम डिमांड हो गया या क्वांटिटी हो गया। ऐसे ही बनता है। तो ये आपको आता नहीं था पहले से? तो अच्छा, अगर अब इसमें चेंज होगा, इसमें क्या होगा? चेंज होगा, क्या बोलते हैं? चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट में चेंज होगा तो ये फोटो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, तो वो बताने की जरूरत है, वो आता है आपको? क्लास में बच्चे बोल रहे हैं वो आता है, तो बाकी लोग बताओ क्या बताने की जरूरत है क्या? हाँ,
गुड बॉय। आपको चाहिए तो बना लो यार, ये फोटो साथ साथ बना लो, अब इतना लिखा है तो एक फोटो बना लो। आता है सर? चलिए कोई चक्कर नहीं है, मैं बता दूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप ये फोटो बना लो, हर चीज बताई जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे सब कुछ बताया जाता है, आज ही ज्वाइन करें क्लासेस। चलिए, तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए, आज के लिए आखिरी कंसेप्ट है, इसके बाद अब आगे, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा पोर्शन और बचेगा, तो इसका चेंजेस के ग्राफ, चेंजेस के अंदर एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है वो डिस्कस करना है। इसके बाद डिवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज, डेप्रिशिएट एप्रिशिएट, और इसके बेनिफिट्स। तो ये कुछ एक 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 सेशन मुझे लगता है कि जाना चाहिए, लेकिन ये मान के चलो कि कल ये चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा मेरे एंड पे, अपने को भी बहुत सही से चल रहा है अभी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर अगर अपन चाहें तो, नहीं यार इसको ले भी लेंगे ना, तो भी तो भी थोड़ा तो बचेगा ही सही यार, तो फिर कल तसल्ली से ले लेंगे अपन इसको। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे मान लो कि होम करेंसी का एप्रिसिएशन होता है अंडर, सॉरी, होम करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, अपनी करेंसी गिर गई, इसका मतलब क्या हुआ, $1 अगर 85 का है, तो $1 कितने का हो गया, $90 का हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएट हो गई हमारी करेंसी और एप्रिशिएट हो गया डॉलर। देखो जरा कि जैसे मान लो चेंजेस इन एक्सचेंज रेट लिखो, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, changes in exchange रेट, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। अगर मान लो कि हमारी जो वो है, मैं सब मान के चलूँ साथ साथ लिख लोगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर होम करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीशिएट होती है अंडर फ्लक्चुएटिंग रेट, फ्लक्चुएटिंग यानी कि फ्लेक्सिबल रेट के अंदर क्या होता है, अगर अपनी करेंसी डेप्रीशिएट होती है, यानी कि $1 इज इक्वल्स टू 85 INR है, इंडियन रुपी है, और अगर ये $1 का कीमत 90 INR हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा रुपया कमजोर पड़ गया, हम अभी हमारा रुपया डेप्रीशिएट हो गया, यानी कि पहले $1 खरीदने के लिए ₹85 देने पड़ते थे, अब ₹90 देने पड़ रहे हैं, यानी कि हमारे रुपए की बाइंग पावर टूट गई है, तो इसे क्या कहेंगे, होम करेंसी डेप्रीशिएट हो गई है। अच्छा, तो जब तब अपन फोटो बनाएंगे तो फोटो में एक ऐसा सीधा ओ ओ ओ ओ वाई एक्सिस वाला, और ये ओ एक्स एक्सिस वाला होगा, ये ओ हो गया और ये एक्स हो गया, और ये हो गया जी आपका ओ वाई, ठीक है। अच्छा, अब अपना पहले जो डिमांड का स्लोप आ रहा था, ये मान लो अपना डिमांड नीचे आ जा रहा है, और ये अपना यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, तो ये अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा था ₹85 पर, ये अपना ₹85 पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा था। अच्छा, अब ये इसको क्या बोलेंगे अपन, ये सप्लाई वाला लाइन है और ये क्या है, अपना डिमांड वाला लाइन है। इतना इतना तो समझ में आ रहा है अपने को, ये तो अपन ने जो अभी अपन ने पिछला फोटो बनाया वो था। अब सोचो कि ₹85 से प्राइस कितना हो गया, ₹90 हो गया, यानी कि प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, ये प्राइस बढ़ा क्यों, डिमांड बढ़ी या डिमांड घटी, डिमांड घटी, डिमांड बढ़ेगी या डिमांड घटेगी, अरे यार
₹85 से ₹90 हुआ, यानी कि इंडियन करेंसी जो है अपनी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है और फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हुई है। तो डिमांड बढ़ी है कि घटी है? डिमांड बढ़ी तभी तो महंगा हुआ ना यार। अरे इंपोर्ट 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 कर रहे हैं, हमें डॉलर चाहिए तो डॉलर कम पड़ गए और रुपए, तो हम क्या करेंगे, हम ज्यादा देने को तैयार हैं। अरे भाई बात समझ में आ रही है क्या? अगर होम करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि $1 जो ₹85 में खरीद लेते थे, अब $1 के लिए ₹90 देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब डिमांड बढ़ी है डॉलर की। तो डिमांड बढ़ी है तो एक राइट साइड खिसक जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड होता है। तो ये अपन ने चाय कॉफी में पढ़ा है, अरे मतलब माइक्रो में पढ़ा है। तो डिमांड की एक नई रेखा आएगी, वो उसको साथ में कैसे खींचूं? इस कलर बदल दूं? अच्छा कलर बदलते हैं, ओके। तो अभी रुको, मैं इसको सीधा खींचूंगा तो होगा होगा होगा। अरे खींचने तो दो, कैसे नहीं हो पाएगा? आता है रुको। अरे यार मैं तुम्हारी, तुम चुप करोगे 1 मिनट? सही है, सही है, सही है, सही है। तो अब यहां पर अब एक, अच्छा ये इसको अपन E0 बोल देते हैं, इसको Q0 बोल देते हैं और इसको P0 बोल देते हैं। ये प्राइस था, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। अच्छा अब हमारे पास नया इंटरसेक्ट पॉइंट आया है। नया इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ है? यहां पर आया, यानी कि ये नया इंटरसेक्ट पॉइंट क्या बता रहा है भैया, कि प्राइस, डिमांड बढ़ रही है Q1 और प्राइस बढ़ रहा है P1। बात समझ में आ रही है? समझ में आता है? क्यों? ₹90 हुआ ना, ये E1 हो गया, दिस इज 90। ये एग्जाम्पल के हिसाब से लिया ना। कितने लोगों को समझ में आया ये वाला? समझ में आया क्या? तो ये फोटो बनाना यूं यूं बनाता हूं यूं, आपको क्या लगता है मेरे मेरे से बंद खींचते ही नहीं लाइन है? अगर सोचो होम करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है, तो हाँ वाह यार, हर किसी में ये बात नहीं होती। कुंदन, कुंदन क्या नाम है तेरा? हाँ चीनू। सर कितना और बड़ा है, भूख लगी है। बस बस बस, तेरी भूख का मैं सम्मान करता हूँ। खत्म होने वाला है, बस ये देख होने वाला है। एक हो गया, अभी 2। अच्छा सेकंड देखो, मैं मान के चलो ओके है ये फोटो। सेकंड देखो आप, होम करेंसी एप्रिशिएट होती है, होम करेंसी एप्रिशिएट होती है। होम करेंसी क्या होती है यार? एप्रिशिएट होती है। कहां गया? अंडर फ्लक्चुएटिंग रेट। तो फिर फोटो कैसे बनेगा? अब तो अपन योद्धा बन चुके हैं, अब देखो फोटो कैसे निकलते हैं। ये लाइन, ये लाइन, ठीक है, ओ एक्स ओ वाई, ऊपर से गिरा रे बाबू, नीचे से चढ़ा रे बाबू। तो ये हो गया आपका इक्वी पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डिमांड, और ये क्या हो गया आपका डिमांड और सप्लाई हो गया, और ये क्या हो गया आपका प्राइस या एक्सचेंज रेट हो गया, है ना, एक्सचेंज रेट, ठीक है। और ये कौन सा था अपना? ₹85 था, और ये डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड था। अच्छा अब सोचो कि अगर हमारी होम करेंसी एप्रिशिएट होती है, एप्रिशिएट का मतलब क्या? मान लो हमारा ये $1 जो है ₹85 का आता है अभी, और ये $1 का कीमत कितना हो जाता है? ₹80 हो जाता है। यानी कि अब हमारी हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, यानी कि हमारी बाइंग पावर बढ़ रही है। तो अब हम इसका मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी गिर रही है, हमारी फॉरेन करेंसी गिर रही है। तो क्यों गिर रही है? क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा सप्लाई, यानी कि एक्सपोर्ट 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 वाला। तो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया। जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, जब हमारी सप्लाई बढ़ रही है, तो सप्लाई वाली लाइन जो है राइट साइड खिसक जाएगी एक, यस। तो सप्लाई वाली लाइन देखो, रुको इसको यूं करना पड़ेगा, बस ये देखो होने वाला है, होगा होगा रुको।
अरे हाँ, ये नई लाइन आ गई। अच्छा, इसको ना अपन नाम दे देते हैं S1 और इसको दे देते हैं S। ये SS है, ये DD है, ये S1 है। अच्छा, यहां पर अगर देखें तो यहां पे नया अपने को E पॉइंट मिल रहा है। कौन सा पॉइंट? हाँ, तो ये यहां से यहां किया, यानी कि नीचे गिरी है प्राइस, देखो नीचे गिरी। हाँ, ये देखो 80 रुपए हो गई है। और ये यहां पर इसको क्या बोलेंगे? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये क्या था? पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है क्या? ये आप चाहे तो रुक जाओ, अभी इस पे भी मैं लिख देता हूं, ये डी, ये एस, ये डी, D1, ये D1। तो आप चाहें तो ये वाला फोटो भी बना सकते हैं। बनाया क्या? दिखाओ मेरे को, चेक कर रहा हूं। हाँ, मैं मान चुका, बना चुके हैं। बाकी लोग? सर कितना और बढ़ना? क्लियर है क्या? चलो, अब ये अब इस कल फोटो नहीं बनाने पड़ेंगे। कल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, छोटा सा, तो और डिवैल्यूएशन तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आधा घंटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है क्या? चलो, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टाटा।